मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। आज मन की बात के एक और एपिसोड के जरिए हम एक साथ जुड़ रहे हैं। ये सन 2022 की पहली मन की बात है। आज हम फिर ऐसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे मुल्क और मुल्क के बाशिंदों की मुस्बत तरगीबों और इज्तिमाई कोशिशों से जुड़ी होती है। आज हमारे काबिल सद एहतराम बापू महात्मा गांधी जी का यौम वफात भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की तालीमात की याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने यौम जमहूरिया भी मनाया। दिल्ली में राजपथ पर हमने मुल्क की बहादुरी और ताकत की जो झांकी देखी, उसने सबको फख्र और जोश से भर दिया है। एक तब्दीली जो आपने देखी होगी, अब यौम जमहूरिया की तकरीब 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश से शुरू होगी और 30 जनवरी तक यानी गांधी जी के यौम वफात तक जारी रहेगी। इंडिया गेट पर नेताजी का डिजिटल मुजस्समा भी नस्ब किया गया है। इस बात का जिस तरह से मुल्क ने खैर मकदम किया, मुल्क के हर कोने से खुशी की जो लहर उठी, हर अहले वतन ने जिस तरह के जज्बात का इजहार किया है, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव में मुल्क इन काविशों के जरिए अपनी कौमी अलामात को दोबारा वक़ार बख्श रहा है। हमने देखा कि इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वार मेमोरियल पर रोशन शमा को एक किया गया। इस जज्बाती मौके पर कितने ही अहले वतन और शहीद कुनबों की आंखों में आंसू थे। नेशनल वार मेमोरियल में आज़ादी के बाद से शहीद हुए मुल्क के सभी जांबाजों के नाम नक्श किए गए हैं। मुझे फौज के कुछ साबिक जवानों ने खत लिखकर कहा है, शहीदों की यादगार के सामने रोशन अमर जवान ज्योति शहीदों की अब्दियत की अलामत है। सच में अमर जवान ज्योति की तरह हमारे शहीद, उनकी तरगीब और उनके ताउन भी अबदी हैं। मैं आप सभी से कहूँगा, जब भी मौका मिले नेशनल वार मेमोरियल ज़रूर जाएं। अपने अहले खाना और बच्चों को भी ज़रूर ले जाएं। यहाँ आपको एक अलग तवानाई और तरगीब का एहसास होगा। साथियों, अमृत महोत्सव के इन इनकादों के दरमियान मुल्क में कई अहम कौमी इनाम भी दिए गए। एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये इनाम उन बच्चों को मिले जिन्होंने छोटी सी उम्र में जुर्रतमंदाना और तरगीब देने वाले काम किए हैं। हम सबको अपने घरों में इन बच्चों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। इनसे हमारे बच्चों को भी तरगीब मिलेगी और उनके अंदर मुल्क का नाम रोशन करने का जज्बा पैदा होगा। मुल्क में अभी पद्म अवार्ड का भी ऐलान हुआ है। पद्म अवार्ड पाने वालों में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे मुल्क के अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने आम हालात में गैर मामूली काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सरफराज किया गया है। बसंती देवी ने अपनी पूरी जिंदगी जद्दोजहद के दरमियान गुजारी। कम उम्र में ही उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए जद्दोजहद की और माहौलियात के लिए गैर मामूली ताउन दिया। उन्होंने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने के लिए भी काफ़ी काम किया है। इसी तरह मणिपुर की 77 साला लोरेम्बम बीनू देवी दहाइयों से मणिपुर की लीबा टेक्सटाइल आर्ट का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। उन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह को बाइगा आदिवासी रक्त के फ़न को पहचान दिलाने के लिए पद्म अवार्ड मिला है। पद्म अवार्ड पाने वाले एक और शख्स हैं जनाब अमाई महालिंगा नायक। ये किसान हैं और कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्हें कुछ लोग टनल मैन भी कहते हैं। उन्होंने खेती में ऐसे इनोवेशन किए हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। इनकी कोशिशों का बहुत बड़ा फायदा छोटे किसानों को हो रहा है। ऐसे और भी कई अनसंग हीरोज हैं जिन्हें मुल्क ने उनके ताउन के लिए एजाज़ अता किया है। आप ज़रूर इनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। उनसे हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे हमवतनों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों खत और मैसेज भेजते हैं, कई मशवरे भी देते हैं। इसी सिलसिले में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है। मुझे 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्ट कार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्ट कार्ड मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। बैरून मुल्क से भी आए हैं। वक्त निकालकर इनमें से काफ़ी पोस्ट कार्ड को मैंने पढ़ने की कोशिश की है। इन पोस्ट कार्डों में इस बात के
नज़ारे होते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हमारी नई नस्ल की सोच कितनी वसी और कितनी बड़ी है। मैंने मन की बात के सामीन के लिए कुछ पोस्टकार्ड मुंतखब किए हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे ये एक आसाम के गुवाहाटी से रिधिमा स्वर्ग्यारी का पोस्टकार्ड है। रिधिमा क्लास 7 की स्टूडेंट हैं और उन्होंने लिखा है कि वो आज़ादी के 100वें साल में एक ऐसा भारत देखना चाहती हैं जो दुनिया का सबसे साफ सुथरा मुल्क हो, दहशतगर्दी से पूरी तरह से पाक हो, 100% ख्वांदा ममालिक में शामिल हो, जीरो एक्सीडेंट कंट्री हो और सस्टेनेबल तकनीक से फूड सिक्योरिटी में पूरी तरह अहल हो। रिधिमा, हमारी बेटियां जो सोचती हैं, जो ख्वाब मुल्क के लिए देखती हैं, वो तो पूरे होते ही हैं जब सबके प्रयास जुड़ेंगे। आपकी नौजवान नस्ल इसे हदफ बनाकर काम करेगी तो आप हिंदुस्तान को जैसा बनाना चाहती हैं वैसा ही जरूर होगा। एक पोस्टकार्ड मुझे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नव्या वर्मा का भी मिला है। नव्या ने लिखा है कि उनका ख्वाब 2047 में ऐसे हिंदुस्तान का है जहां सभी को बाइज्जत जिंदगी मिले, जहां किसान खुशहाल हो और बदउनवानी न हो। नव्या, मुल्क के लिए आपका ख्वाब बहुत काबिल सताइश है। इस सिमत में मुल्क तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने बदउनवानी से पाक हिंदुस्तान की बात की। बदउनवानी तो दीमक की तरह मुल्क को खोखला करती है। इससे निजात के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी अहले वतन को, आज की नौजवान नस्ल को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने फराइज को तरजीह दें। जहां फर्ज निभाने का एहसास होता है, फर्ज सबसे पहले होता है, वहां बदउनवानी का गुजर भी नहीं हो सकता। साथियों, एक और पोस्टकार्ड मेरे सामने है चेन्नई से मोहम्मद इब्राहिम का। इब्राहिम 2047 में हिंदुस्तान को दिफा के शोबे में एक बड़ी ताकत की शक्ल में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चांद पर हिंदुस्तान का अपना रिसर्च बेस हो और मरीख पर हिंदुस्तान इंसानी आबादी को बसाने का काम शुरू करे। साथ ही इब्राहिम जमीन को भी आलूदगी से पाक करने में भारत के बड़े किरदार को देखते हैं। इब्राहिम, जिस मुल्क के पास आप जैसे नौजवान हों, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। साथियों, मेरे सामने एक और खत है मध्य प्रदेश के रायसेन में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 10th की तालिबा भावना का। सबसे पहले तो मैं भावना को कहूंगा कि आपने जिस तरह अपने पोस्टकार्ड को तिरंगे से सजाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। भावना ने इनकलाब के लंबरदार शिरीष कुमार के बारे में लिखा है। साथियों, मुझे गोवा से लारेंशिव पेरेरा का पोस्टकार्ड भी मिला है। ये 12वीं जमात की स्टूडेंट हैं। उनके खत का भी मौजू है आज़ादी के अनसंग हीरोज। मैं इसका हिंदी मफहूम आपको बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है, भीकाजी कामा हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी में शामिल नहीं, सबसे बहादुर ख्वातीन में से एक थीं। उन्होंने बेटियों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क व बैरून मुल्क बहुत सी मुहिमें चलाईं, बेशुमार नुमाइशें लगाईं। यकीनी तौर पर भीकाजी कामा तहरीक आज़ादी की सबसे जाबाज ख्वातीन में से एक थीं। 1907 में उन्होंने जर्मनी में तिरंगा लहराया था। इस तिरंगे को डिजाइन करने में जिस शख्स ने उनका साथ दिया था वो थे जनाब श्यामजी कृष्ण वर्मा। जनाब श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का इंतकाल 1930 में जेनेवा में हुआ था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उनकी अस्थियां हिंदुस्तान लाई जाएं। वैसे तो 1947 में आज़ादी के दूसरे ही दिन उनकी अस्थियां हिंदुस्तान वापस लानी चाहिए थीं, लेकिन ये काम नहीं हुआ। शायद खुदा की मर्जी होगी ये काम मैं करूं, और खुशकिस्मती से इस काम का मौका भी मुझे ही मिला। जब मैं गुजरात का वजीर आला था तो साल 2003 में उनकी अस्थियां हिंदुस्तान लाई गई थीं। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की याद में उनकी जाए पैदाइश कच्छ के मांडवी में एक यादगार की तामीर भी हुई है। साथियों, हिंदुस्तान की आज़ादी के अमृत महोत्सव का जोश सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं है। मुझे हिंदुस्तान के दोस्त मुल्क क्रोएशिया से भी 75 पोस्टकार्ड मिले हैं। क्रोएशिया के जाग्रेब में स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड डिजाइन के स्टूडेंट, उन्होंने 75 कार्ड हिंदुस्तान के लोगों के लिए भेजे हैं और अमृत महोत्सव की मुबारकबाद दी है। मैं
आप सभी अहले वतन की तरफ से क्रोएशिया और वहां के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे प्यारे हमवतनों, हिंदुस्तान इल्म और साइंस की सरजमीन रहा है। हमने तालीम को किताबी इल्म तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि उसे जिंदगी के एक हमजहत एहसास के तौर पर देखा है। हमारे मुल्क की महान हस्तियों का भी तालीम से गहरा रिश्ता रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क़याम किया, वहीं महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ के क़याम में अहम किरदार अदा किया। गुजरात के आनंद में एक बहुत प्यारी जगह है, वल्लभ विद्यानगर। सरदार पटेल की अपील पर उनके दो माविनीन भाई काका और भीखा भाई ने वहां नौजवानों के लिए तालीमी मराकिज का क़याम किया। इसी तरह मगरबी बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को कायम किया। महाराजा गायकवाड़ भी तालीम के बड़े हामियों में से एक थे। उन्होंने कई तालीमी इदारों की तामीर करवाई और डॉक्टर अंबेडकर और श्री अरबिंदो समेत मुतादिद हस्तियों को आला तालीम के लिए तरगीब दी। ऐसी अजीम शख्सियात की फहरिस्त में एक नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का भी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक टेक्निकल स्कूल के क़याम के लिए अपना घर ही वक्फ कर दिया था। उन्होंने अलीगढ़ और मथुरा में तालीमी मराकिज़ की तामीर के लिए खूब माली मदद की। कुछ वक्त पहले मुझे अलीगढ़ में उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने का भी खुशकिस्मती भरा मौका नसीब हुआ। मुझे खुशी है कि इल्म की रोशनी को हर एक तक पहुंचाने का वही पुरजोश जज्बा हिंदुस्तान में आज भी कायम है। क्या आप जानते हैं कि इस जज्बे की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो ये है कि तालीम के तईं ये बेदारी समाज में हर सतह पर नजर आ रही है। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के उदुमलपेट ब्लॉक में रहने वाले तायम्मल जी की मिसाल तो बहुत ही बाइस तरगीब है। तायम्मल जी के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। बरसों से इनका कुनबा नारियल पानी बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा है। माली हालत भले ही अच्छी ना हो, लेकिन तायम्मल जी ने अपने बेटे बेटी को पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उनके बच्चे चिन्नवीरम पट्टी पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल में सरपरस्तों के साथ मीटिंग में ये बात उठी कि दर्जात और स्कूल की हालत को बेहतर किया जाए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। तायम्मल जी भी उस मीटिंग में थे। उन्होंने सब कुछ सुना। इसी मीटिंग में फिर बात इन कामों के लिए पैसे की कमी पर आकर रुक गई। इसके बाद तायम्मल जी ने जो किया, इसका तस्वुर कोई नहीं कर सकता था। जिन तायम्मल जी ने नारियल पानी बेच बेच कर कुछ सरमाया जमा किया था, उन्होंने 1 लाख रुपए स्कूल के लिए अतिया कर दिए। वाकई ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, खिदमत का जज्बा चाहिए। तायम्मल जी का कहना है, अभी जो स्कूल है इसमें 8वीं जमात तक की पढ़ाई होती है। अब जब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा तो यहाँ हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई होने लगेगी। हमारे मुल्क में तालीम को लेकर ये वही जज्बा है जिसकी मैं बात कर रहा था। मुझे IIT BHU के एक एलुमनस के इसी तरह की अतिये के बारे में भी पता चला है। BHU के साबिक तालिब इल्म जय चौधरी जी ने IIT BHU फाउंडेशन को $1 मिलियन यानी तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए डोनेट किए। साथियों, हमारे मुल्क में अलग अलग इलाकों से वाबस्ता बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद करके समाज के तईं अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इसी तरह की कोशिशें आला तालीम के शोबे में, खासकर हमारी अलग अलग IITs में लगातार देखने को मिल रही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में भी इस तरह की बाइस तरगीब मिसालों की कमी नहीं है। इस तरह की कोशिशों को और बढ़ाने के लिए पिछले साल सितंबर से मुल्क में विद्यांजलि अभियान की भी शुरुआत हुई है। इसका मकसद अलग अलग तंजीमों, CSR और निजी शोबे की शराकतदारी से मुल्क भर के स्कूलों में तालीम के मयार में बेहतरी लाना है। विद्यांजलि कम्युनिटी की शराकतदारी और ओनरशिप के जज्बे को आगे बढ़ा रही है। अपने स्कूल, कॉलेज से मुस्तकिल जुड़े रहना, अपनी सलाहियत के मुताबिक कुछ न कुछ ताउन देना, ये एक ऐसी बात है जिसके सुकून और लुत्फ का एहसास का पता तजर्बा करके ही चलता है। मेरे प्यारे हमवतनों, कुदरत से मोहब्बत और हर जी हयात के लिए रहम, ये हमारी सकाफत भी है और सादा मिजाजी भी है। हमारे इन्हीं रिवायात की झलक अभी हाल ही में उस वक्त नजर आई जब मध्य प्रदेश की पेंच टाइगर रिजर्व में एक शेरनी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस शेरनी को लोग कॉलर वाली बाघन कहते थे।
महकमाई जंगलात ने इसे T-15 नाम दिया था। इस शेरनी की मौत ने लोगों को इतना जज्बाती कर दिया जैसे उनका कोई अपना दुनिया छोड़ गया हो। लोगों ने बाकायदा उसकी आखिरी रस्मात अदा की, उसे पूरी एजाज और मोहब्बत के साथ विदाई दी। आपने भी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर देखी होंगी। पूरी दुनिया में कुदरत और जानदारों के लिए हम हिंदुस्तानियों के इस प्यार की खूब तारीफ हुई। कॉलर वाली बाघन ने अपनी जिंदगी में 29 बच्चों को जन्म दिया और 25 को पाल पोस कर बड़ा भी बनाया। हमने T-15 की जिंदगी को भी सेलिब्रेट किया और जब उसने दुनिया छोड़ी तो उसे जज्बात से पुर विदाई भी दी। यही तो हिंदुस्तान के लोगों की खूबी है, हम हर जी हयात से मोहब्बत का रिश्ता बना लेते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हमें इस बार यौम जमहूरिया की परेड में भी देखने को मिला। इस परेड में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखिरी परेड में हिस्सा लिया। घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन आया था और हर बार यौम जमहूरिया पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था। जब किसी गैर मुल्की सरबराह वतन का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम होता था, तब भी वो अपनी ये जिम्मेदारी निभाता था। इस साल आर्मी डे पर घोड़े विराट को फौजी सरबराह के जरिए COAS कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराट की अजीम खिदमात को देखते हुए उसके रिटायरमेंट के बाद उतने ही शानदार तरीके से उसे विदाई दी गई। मेरे प्यारे हमवतनों, जब एक मुखलिसाना कोशिश होती है, नेक नियति से काम होता है, तो उसके नताइज भी मिलते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल सामने आई है आसाम से। आसाम का नाम लेते ही वहाँ के चाय बागान और बहुत सारे नेशनल पार्क का ख्याल आता है। साथ ही एक सींग वाले गेंडे यानी वन हॉर्न राइनो की तस्वीर भी हमारे मन में उभरती है। आप सभी जानते हैं कि एक सींग वाला गेंडा हमेशा से आसामी तहजीब का हिस्सा रहा है। भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का ये नगमा हर एक कान में गूंजता होगा। কাজিৰঙাৰ চিৰ সেউজ পৰিৱেশ হস্তি ব্যাঘ্ৰৰে বাস এক খড়গড় গড় পৃথিৱীয়ে চাই পক্ষীৰ সুৱদীয়া প্ৰকাশ মোৰ কাজিৰঙা নহয় যে বন্য। साथियों, इस नगमे का जो मफहूम है वो बहुत मौजू है। इस नगमे में कहा गया है, काजीरंगा का हरा भरा माहौल, हाथी और शेर की रिहाइश, एक सींग वाले गेंडे को जमीन देखे, परिंदों की खुशकुन चहचहाट सुने, आसाम की आलमी शोहरत याफ्ता हथकरघा पर बुनी गई मोंगा और एरी की पोशाकों में भी गेंडों की नक्काशी दिखाई देती है। आसाम की तहजीब में जिस गेंडे की इतनी ज्यादा शान और शौकत है, उसे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। साल 2013 में 37 और 2014 में 32 गेंडों को तस्करों ने मार डाला था। इस चैलेंज से निपटने के लिए पिछले 7 वर्षों में आसाम सरकार की खास कोशिशों से गेंडों के शिकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई। पिछले 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर तस्करों से जब्त किए गए 2400 से ज्यादा सींगों को जला दिया गया था। ये तस्करों के लिए एक सख्त पैगाम था। ऐसी ही कोशिशों का नतीजा है कि अब आसाम में गेंडों के शिकार में लगातार कमी आ रही है। जहां 2013 में 37 गेंडे मारे गए थे, वहीं 2020 में 2 और 2021 में सिर्फ एक गेंडे के शिकार का मामला सामने आया है। मैं गेंडों को बचाने के लिए आसाम के लोगों के अज़्म की तारीफ करता हूं। साथियों, हिंदुस्तानी तहजीब के मुख्तलिफ रंगों और रूहानी ताकत ने हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचा है। अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदुस्तानी तहजीब अमेरिका, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, मगरबी यूरोप और जापान में बहुत ही मकबूल आम है, तो ये बात आपको बहुत आम सी लगेगी, आपको कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये कहूं कि हिंदुस्तानी तहजीब के तई लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ी रगबत है, तो आप एक बार जरूर सोच में पड़ जाएंगे। मैक्सिको में खादी को बढ़ावा देने की बात हो या फिर ब्राजील में हिंदुस्तानी रिवायत को मकबूल आम बनाने की कोशिश, मन की बात में हम इन मौजूआत पर पहले बात कर चुके हैं। आज मैं आपको अर्जेंटीना में लहरा रहे हिंदुस्तानी तहजीब के परचम के बारे में बताऊंगा। अर्जेंटीना में हमारी तहजीब को बहुत पसंद किया जाता है। 2018 में मैंने अर्जेंटीना के अपने दौरे के दौरान योग के प्रोग्राम में योगा फॉर पीस में हिस्सा लिया था।
यहाँ अर्जेंटीना में एक तंजीम है, हस्तिनापुर फाउंडेशन। आपको सुनकर ताज्जुब होता है ना, कहाँ अर्जेंटीना और वहाँ भी हस्तिनापुर फाउंडेशन। ये फाउंडेशन अर्जेंटीना में हिंदुस्तानी वैदिक रिवायात की तरसील में मसरूफ़ है। इसका क़याम 40 साल पहले एक मैडम प्रोफेसर एडा एल्ब्रेक्ट ने की थी। आज प्रोफेसर एडा एल्ब्रेक्ट 90 साल की होने जा रही हैं। हिंदुस्तान के साथ उनकी वाबस्तगी कैसे हुई, ये भी बहुत दिलचस्प है। जब वो 18 साल की थी तब पहली बार हिंदुस्तानी तहजीब की ताकत से उनका तारुफ हुआ। उन्होंने हिंदुस्तान में काफ़ी वक्त भी गुजारा, भगवद गीता और उपनिषदों के बारे में गहराई से जाना। आज हस्तिनापुर फाउंडेशन के 40,000 से ज़्यादा मेंबर हैं और अर्जेंटीना में और दीगर लातिनी अमेरिकी मुल्कों में इसकी तकरीबन 30 शाखें हैं। हस्तिनापुर फाउंडेशन ने स्पेनिश ज़बान में 100 से ज़ायद वैदिक और फ़लसफ़ियाना मजहबी किताबें भी शाये की हैं। उनका आश्रम भी बहुत दिलकश है। आश्रम में 12 मंदिरों की तामीर कराई गई है, जिनमें उनके देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन सब के मरकज़ में एक ऐसा मंदिर भी है जो यक वजूदी मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। साथियों, ऐसी ही सैकड़ों मिसालें बताती हैं हमारी तहजीब हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेशकीमती वर्षा है। दुनिया भर के लोग इसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। हमें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी तहजीबी विरासत को खुद अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे प्यारे हमवतनों, मैं अब आपसे और खासकर अपने नौजवानों से एक सवाल करना चाहता हूं। अब सोचिए, आप एक बार में कितने पुशअप्स कर सकते हैं? मैं जो आपको बताने वाला हूं वो यकीनी तौर से आपको हैरत से भर देगा। मणिपुर में 24 साल के नौजवान थोना ओजम निरंजय सिंह ने 1 मिनट में 109 पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाया है। निरंजय सिंह के लिए रिकॉर्ड तोड़ना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने 1 मिनट में एक हाथ से सबसे ज्यादा नकल पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा यकीन है कि निरंजय सिंह से आप तरगीब लेंगे और फिजिकल फिटनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, आज मैं आपके साथ लद्दाख की एक ऐसी जानकारी मुश्तरक करना चाहता हूं जिसके बारे में जानकर आपको जरूर फख्र होगा। लद्दाख को जल्द ही एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। ये स्टेडियम 10,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर बन रहा है और इसकी तामीर जल्द पूरी होने वाली है। लद्दाख का ये सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा जहां 30,000 नाजरीन एक साथ बैठ सकेंगे। लद्दाख के इस जदीद तरीन फुटबॉल स्टेडियम में 8 लेन वाला एक सिंथेटिक ट्रैक भी होगा। इसके अलावा यहाँ 1,000 बेड वाले एक हॉस्टल की सहूलत भी होगी। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि इस स्टेडियम को फुटबॉल के सबसे बड़े इदारे फीफा ने भी सर्टिफाई किया है। जब भी स्पोर्ट्स का ऐसा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो ये मुल्क के नौजवानों के लिए बेहतरीन मौका लेकर आता है। साथ साथ जहां ये बंदोबस्त होता है वहां भी मुल्क भर के लोगों का आना जाना होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होते हैं। स्टेडियम का भी फायदा लद्दाख के हमारे मुतादिद नौजवानों को होगा। मेरे प्यारे हमवतनों, मन की बात में इस बार हमने कई मौजूआत पर बात की। एक मौजू और है जो इस वक्त सबके मन में है और वो है कोरोना का। कोरोना की नई वेव से हिंदुस्तान बहुत कामयाबी के साथ लड़ रहा है। ये भी फख्र की बात है कि अब तक तकरीबन 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 से 18 साल की उम्र के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। इससे न सिर्फ हमारे नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ होगा बल्कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। एक और अच्छी बात यह भी है कि 20 दिन के अंदर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। अपने देश की वैक्सीन पर अहले वतन का यह भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अब तो कोरोना इन्फेक्शन के केसेस भी कम होने शुरू हुए हैं। ये बहुत मुस्बत इशारा है। लोग महफूज रहें, मुल्क की इक़्तिसादी सरगर्मियों की रफ्तार बनी रहे, हर अहले वतन की यही तमन्ना है। और आप तो जानते ही हैं, मन की बात में कुछ बातें मैं कहे बगैर नहीं रह सकता हूं। जैसे स्वच्छता अभियान को हमें भूलना नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम में हमें और तेजी लानी जरूरी है। वोकल फॉर लोकल का फार्मूला
ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जी जान से मसरूफ रहना है। हम सबकी कोशिश से ही मुल्क तरक्की की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।